मीना के बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है, निर्मला जी ने खुशी से बताया। हाँ, तो हम सब चलेंगे। आखिर तुम्हारी सहेली के बेटे की शादी है, पर रिश्ते तो परिवार के जैसे हैं। हम सब चलेंगे। वो भी तो हमारे गौरव की शादी में सपरिवार आए थे और बहू रागिनी को मुंह दिखाई देकर गए थे, तो हम भी चलेंगे, मुकेश जी ने खुश होकर कहा। लेकिन रागिनी को तो 8वां महीना चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं? गौरव का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। पर गौरव तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू दिन भर अकेली कैसे रहेगी? कोई ऊंच नीच हो गई तो? किसी विश्वास वाले को घर पर छोड़कर जाना होगा, निर्मला जी ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ, तो हम रागिनी की छोटी बहन को बुला लेते हैं, वो अपनी बहन के साथ भी रह लेगी। यह सुनकर वो भड़क गई। ये क्या? पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बहन पर अलग करेंगे क्या? घर पर उसका तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले तो शादी होकर आई थी। उम्र हो गई है, फिर भी कैसी बातें करते हो? तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं, पर यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि 8वें महीने बाद गर्भवती स्त्री घर से नहीं निकलती, वो मायके भी नहीं जा सकती। निर्मला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम शीतल को उसके ससुराल से बुला लेते हैं, वह अपनी भाभी के साथ रह जाएगी। घर की बेटी है, उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है ना? और ये कहकर वह शीतल को फोन लगाने लगी। शीतल फोन उठाती है। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? और भैया पापा भी अच्छे होंगे। अभी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। और सुनाओ, क्या हाल है? हाँ, तो तू अब ध्यान से सुन, मीना आंटी के बेटे की शादी है और मुझे तेरे पापा के साथ में वही जाना है, तो तू अब 3 दिन के लिए मायके आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़कर जाऊं? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? निर्मला जी धीरे से बोली। हाँ मम्मी, मैं सब समझ गई। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वह कुटिल मुस्कान हंसने लगी। मैं बच्चों और धीरज के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। ये कहकर शीतल ने फोन रख दिया और अब निर्मला जी निश्चित हो चुकी थी। रागिनी, रागिनी, उन्होंने आवाज लगाई। रागिनी को 8वां महीना चल रहा था। पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। वो धीरे धीरे आई। सुन, आज रात को शीतल बच्चों और जमाई बाबू के साथ आ रही है। अच्छा सा खाना बना लेना, कोई कमी मत रखना। जमाई बाबू को शिकायत नहीं होनी चाहिए। वह सब 3 दिन यहीं पर रहेंगे, तो उनके अच्छे से देखभाल करना। रागिनी ने हाँ में सिर हिला दी। निर्मला जी अपने जाने के लिए बैग जमाने लगी और सारी तैयारी यह कर ली थी। तभी घंटी बजती है। शीतल परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर निर्मला जी का चेहरा खिल जाता है। रागिनी सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। फिर रागिनी रसोई समेटकर बर्तन साफ करके रख देती है। रात को 11 बज जाते हैं। वह सोने के लिए जा ही रही होती है, तभी निर्मला जी आती हैं। जमाई बाबू के लिए कॉफी और बच्चों के लिए दूध बना दें। सुबह जल्दी उठकर सफर के लिए पुड्डियाँ और आलू की सब्जी बना देना। हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। रागिनी सुबह की थकी हुई होती है और 8वें महीने में वैसे ही शरीर भारी हो जाता है। खुद के वजन से भी परेशान हो गई थी और घर के कामों का भी सारा वजन उस पर डाल दिया गया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। निर्मला जी पति के साथ शादी के लिए चली गई। रागिनी थक कर बैठी ही थी कि शीतल ने आवाज लगाई। भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, साथ में बिस्किट भी दे दीजिएगा। फिर खुद ही रसोई में आ गई और अलमारी खोली और उसमें से बिस्किट निकालकर वापस चाबी से बंद कर दी। रागिनी देखती रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर गई है। वो कड़वे घुट पी के रह गई। चाय बनाकर जैसे ही रागिनी ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वह भी लॉक था। वह समझ गई यह सब उसकी सास का किया हुआ है। तभी शीतल आती है। भाभी, फ्रिज में से क्या चाहिए आपको? मैं वह निकाल कर दे देती हूँ। गौरव भी यह हरकतें देखकर हैरान रह जाता है, पर घर में शीतल और जीजा जी दोनों हैं, तो इसीलिए वह भी चुप हो जाता है।
रागिनी खाने की तैयारी करने लग जाती है। पूरा दिन वह जमाई और बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती है। रात को उसे बादाम भिगोने होते हैं तो वह फिर से फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज बंद रहता है। वो शीतल से चाबी मांगती है, पर शीतल चाबी न देकर बादाम गिनकर देती है। रागिनी गौरव को इस हरकत के बारे में बताती है और कहती है, घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं क्या, कोई अधिकार नहीं होता? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया है और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ के रखा है। सुना था, कर्तव्य निभाओ तो अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे ही मुझे 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सब परिवार यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या 2-3 दिन में आपके साथ अकेले अपनी मर्जी से नहीं रह सकती क्या? शीतल दीदी मुझ पर निगरानी रखती है, मैं कितना तेल घी इस्तेमाल करती हूँ, कितनी बादाम भिगोती हूँ, फोन पर किससे बातें करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। गौरव को भी यह बात बहुत बुरी लग रही थी। रागिनी 2 दिन और संभाल लो, अभी दीदी के सामने कोई बात करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 2 की 4 बातें बना देगी। मम्मी को आने दो, फिर बात करते हैं। रागिनी हामी भर देती है। अगली सुबह रविवार था तो वह देर तक सोती रही। रात को गर्भावस्था में वैसे भी नींद नहीं आती। सुबह शीतल तेज तेज दरवाजा पीटती है। रागिनी, बच्चों के दूध का और उनकी चाय का समय हो गया है, तुम अभी तक उठी नहीं। रागिनी हड़बड़ाकर उठती है और दरवाजा खोलती है। शीतल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रागिनी चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। 3 दिन निकल जाते हैं और निर्मला जी शादी से लौटकर आ जाती है। शीतल उनके आते ही उनके कान भरने लगती है। यह सब सुनकर उनका पारा चढ़ जाता है। रागिनी, ये क्या? ननद का तूने जरा भी मान नहीं रखा। देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? मेरी बेटी और जमाई का सम्मान नहीं कर सकी तो तुझे इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। रागिनी चुपचाप खड़ी थी। तभी गौरव बोलता है, मम्मी, रागिनी के साथ मुझे भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। यह सुनते ही निर्मला जी हंसने लगी। भला पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? यह बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाएं, उसके यही जिम्मेदारी होती है। क्यों माँ, सिर्फ बहू के कर्तव्य ही होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी, आपने वह खुशियां तो इसे दी ही नहीं। आप आज भी शीतल दीदी के इशारों पर चल रही हैं। क्यों रागिनी से अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार किया जाता है? उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी पराई होकर भी घर पर अधिकार जता सकती है, तो रागिनी तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है, तो वह क्यों अधिकार नहीं जता सकती? वो यह घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही है क्या? उसके अलावा उसका घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं है। आप घर की हर चीज का अधिकार तो शीतल दीदी को देकर गई थी, तो फिर रागिनी का इस घर में क्या स्थान है? वह मेरी पत्नी है, इस नाते से उसका घर की हर चीज पर पूरा अधिकार है। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा, दूध ज्यादा मत देना, बड़ा हंगामा हो गया है, वो गर्भवती है। अगर वह 2 समय भी दूध पिएगी तो वह उसका अधिकार है। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती है? फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। घर में जब पूजा हुई थी तो आपने जेवर रखने के लिए दीदी को अलमारी की चाबी दे दी, रागिनी को नहीं। आपकी अपने कमरे में एसी है और दीदी जब भी आती है आपके कमरे में सोती है, पर रागिनी गर्भवती है, फिर भी उसे दिन में अपने कमरे का एसी चलाने का अधिकार नहीं है। आखिर क्यों बेटी को सब अधिकार है और बहू को नहीं? गौरव बोले जा रहा था और निर्मला जी मूक बनकर सब सुने जा रही थी। मम्मी, एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्य की गठरी का बोझ डाल दिया जाता है और उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी मर्जी से खाने पीने, रहने घूमने का अधिकार, सभी पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वह फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा सी भी आवाज नहीं करे, अपनी नींद त्याग करके अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। निर्मला जी और शीतल
चुप हो जाते हैं। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाई और रागिनी, मुझे माफ कर दो, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता और वो मन मसोर कर रह जाती है। ससुराल में वह दबी सहमी रहती है, पर मायके में आवाज बुलंद हो जाती है। मेरी ननद ने मेरे साथ यही सब किया था। मेरा भी मन दुखता था। तभी तो मैं अपने मन की सारी भड़ास रागिनी भाभी पर निकाल रही हूँ। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वह मैं अपनी भाभी के साथ नहीं करूं। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती है, उसी तरह रागिनी को परेशान करके मुझे खुशी मिलती है। पर रागिनी बड़ी नसीब वाली है। उसका पति जो उसके लिए खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी यह सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियां और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। यह सब सुनकर शीतल के पति की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर निर्मला जी बोलती हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सभी समस्याओं की जड़ में हूं। मैंने भी वही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था और मैं यह सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर रही, माँ तो कभी बनी ही नहीं। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी, वह जैसा कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। एक बार मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे मायके जाना था, पर तेरी बुआ ने मना कर दिया कि मैं तो आई हूं और यह मायके जाने का बहाना बना रही है। मैं नहीं जा पाई और पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज भी मेरे मन में वो दर्द, वो कड़वाहट भरी हुई है। तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने के अधिकार से वंचित हो गई। बहू ससुराल के हर कर्तव्य में इस तरह बंध जाती है कि अपनी मर्जी से जीना, सांस लेना भी भूल जाती है। एक बात कहूं बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ से बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास, बहू, नंद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती है, एक दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाती रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहती है। महिला ही महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला ये सोच ले कि जो मैंने सहा वह कोई और नहीं सहेगी, वह सबको खुश रखेगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। निर्मला जी रोहिणी को गले लगा लेती है, शीतल को अपने घर के लिए विदा कर देती हैं और रोहिणी अपने पति गौरव को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।